एक आदर्श के सभी बच्चों का व्यावसायिक संगठन के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारों के संबंध, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। साझेदारों के आपसी या पारस्परिक संबंध एक हिस्सा है, दूसरा साझेदारों के तीसरे या अन्य पक्षों के साथ संबंध। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साझेदारों के आपसी संबंध, म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। साझेदारों के आपसी संबंध से तात्पर्य उन संबंधों से है जो एक साझेदार दूसरे साझेदारों के प्रति रखना चाहता है। यूँ कह लें कि साझेदारों के आपसी संबंध साझेदारों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को शामिल करते हैं। प्रायः इन अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। ऐसा न होने पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए नियमों का पालन करना होता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के अधिकार तथा कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपरिवर्तनशील या अपरिवर्तनीय अधिकार या कर्तव्य, और दूसरा परिवर्तनीय अधिकार व कर्तव्य। इन्हें ध्यान से सुन लें। सबसे पहली बात है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार क्या होंगे। पहला अपरिवर्तनीय अधिकार और फिर पढ़ेंगे परिवर्तनीय अधिकार। तो अपरिवर्तनीय अधिकार यानी कि इनवेरिएबल राइट्स, ये वे अधिकार हैं जो एक साझेदार को दूसरे साझेदार के प्रति प्राप्त होते हैं। इन्हें किसी आपसी अनुबंध द्वारा न तो परिवर्तित किया जा सकता है और न ही संशोधित किया जा सकता है। पहला, न्यायपूर्ण एवं विश्वास युक्त व्यवहार पाने का अधिकार। साझेदारी आपस में सद्भावना और विश्वास पर ही आधारित होती है। आदर्श साझेदारी की कसौटी भी यही है। इसलिए प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों से न्यायपूर्ण एवं विश्वास युक्त व्यवहार पाने का अधिकारी है। दूसरा, कपटपूर्ण व्यवहार से हानि की क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि किसी साझेदार को अन्य साझेदार या साझेदारों से छल, कपटपूर्ण व्यवहार से हानि हुई है तो उसे उन साझेदारों से कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है जिनके कारण उसे हानि हुई। तीसरा, साझेदारी संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों से आवश्यक सूचना और जानकारी प्राप्त करने और पूछने का अधिकारी है। फर्म के व्यवसाय में परिवर्तन के बारे में सम्मति देने का अधिकार। यदि साझेदार चाहते हैं कि व्यवसाय में परिवर्तन किया जाए तो बगैर अन्य साझेदारों की सहमति के ये संभव नहीं है। अतः जब कभी भी फर्म में परिवर्तन का विचार होता है तो प्रत्येक साझेदार को अपनी सम्मति यानी कि ओपिनियन देने का अधिकार प्राप्त है। लेखों को समझने तथा जांच व निरीक्षण करने का अधिकार। हर साझेदार को ये अधिकार प्राप्त है और ये अपरिवर्तनीय है। संकटकालीन परिस्थितियों में अधिकार। फर्म के सामने आए किसी संकट की स्थिति में प्रत्येक साझेदार उन सभी कार्यों को करने का अधिकारी है जिससे फर्म की रक्षा होती हो और जिन्हें एक सामान्य बुद्धि या विवेक वाला व्यक्ति अपने व्यवसाय के संबंध में करता। कुछ परिवर्तनीय अधिकार भी होते हैं, वेरिएबल राइट्स। परिवर्तनीय अधिकार ऐसे अधिकार जिन्हें साझेदारों के आपसी अनुबंध द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यदि इस संबंध में साझेदारों के बीच कोई अनुबंध नहीं है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार ऐसे अधिकार निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला अधिकार है व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। 12A, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा। राय प्रकट करने का अधिकार। धारा 12C जो कहती है वो कहती है कि प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है। साधारण विषय पर मतभेद होने की दशा में उसे साझेदारों के बहुमत से तय किया जा सकता है, किंतु व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन वगैरह ये सर्वसम्मत से ही किया जा सकता है। व्यवसाय में संचालन में भाग लेने के अधिकार के संबंध में धारा 12A लागू होती है। ठीक है। तीसरा जो अधिकार है वो है फर्म की पुस्तकों तक पहुँच का अधिकार। धारा 12D के अनुसार फर्म के प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों तक पहुंचने, उनकी जांच करने तथा नकल लेने का अधिकार है। लाभ में अब आप कहेंगे कि ये पहले ऊपर भी था और नीचे भी दिया गया है, परिवर्तनीय में भी दिया गया है और अपरिवर्तनीय में भी दिया गया है। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये अधिकार उन लोगों को नहीं मिलेगा जो ऐसे साझेदार हैं जिन्हें सामान्य साझेदार नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये अपरिवर्तनीय है। और वो बात जो ऊपर लिखी गई है वो साधारण साझेदार के लिए लिखी गई है, तो वो अपरिवर्तनीय भी है। ये परिवर्तनीय इसलिए क्योंकि ये अन्य साझेदारों के लिए बात कही गई है। मतलब ये बेसिकली जो बात कही गई है ये केवल अपरिवर्तनीय वहाँ तक है जहाँ तक ये साधारण साझेदारों से संबंध में है, और ये परिवर्तनीय तब हो जाती है जब अन्य प्रकार के साझेदार जो होते हैं जिन्हें मान लिया जाता है साझेदार या जो लाभ में हिस्सेदार हैं, तो जो गोपनीय
पुस्तकें हैं या गोपनीय सूचनाएं हैं, उन तक पहुंच नहीं हो सकेगी अगर सारे साझेदार इस बात पे सहमत हो जाएं। लेकिन सामान्य साझेदार जो होगा, साधारण साझेदार होगा, उसे पुस्तकों तक पहुंचने के अधिकार से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए ये अपरिवर्तनीय भी है और परिवर्तनीय भी, दोनों जगह। इसीलिए पॉइंट नंबर 3 दिया गया है। लाभ में समान हिस्सा पाने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को फर्म द्वारा कमाए गए लाभ या हानि में समान हिस्सा पाने का अधिकार है। धारा 13B इस बात का वर्णन करती है। अगर कुछ और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अनुबंध नहीं हुआ है, तो ये नियम लागू है, ध्यान रखिएगा। पूंजी पर ब्याज की अगर बात करें तो पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार अगर साझेदारों को है तो तभी ब्याज दिया जा सकेगा जब लाभ हो, धारा 13C। अतिरिक्त पूंजी या ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार, यदि किसी साझेदार ने अपने हिस्से से अधिक पूंजी लगाई है और या फर्म को ऋण दिया है तो लगाई गई अतिरिक्त पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। ये धारा 13D है। फर्म से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार, यदि किसी साझेदार ने व्यवसाय के साधारण तथा उचित संचालन में या किसी संकट काल में फर्म को हानि से बचाने के लिए कोई ऐसा कार्य किया जो एक साधारण बुद्धि या प्रूडेंस का व्यक्ति सामान्य स्थिति में करता, और इस संबंध में अगर उसने कुछ भी भुगतान किए हैं या कुछ खर्चे किए हैं या कोई दायित्व स्वीकार किया है, तो उस दायित्व के प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार उस साझेदार को होगा, धारा 13E के अनुसार। फर्म की संपत्ति में समान अधिकार होता है साझेदार का। देखिए, फर्म की संपत्ति पर सभी साझेदारों का अधिकार समान है। फर्म की संपत्ति में वे सारी संपत्तियां शामिल हैं जो व्यवसाय के प्रारंभ में प्राप्त की गई थीं या जो बाद में फर्म के धन से प्राप्त की गई थीं। व्यवसाय की ख्याति भी इसमें शामिल है, धारा 14। फर्म से अलग होने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से फर्म से अलग होने का अधिकार रखता है। ऐच्छिक साझेदारी में कोई साझेदार अन्य सभी साझेदारों को सूचना मात्र से फर्म से अलग हो सकता है, और ऐच्छिक साझेदारी अगर नहीं है तो साझेदारों की सहमति से हो सकता है। धारा 32 इस बात का वर्णन करती है। फर्म से ना निकाले जाने का अधिकार, देखिए, साधारण रूप से किसी भी साझेदार को फर्म से नहीं निकाला जा सकता, किंतु यदि साझेदारों ने सद्भावना तथा बहुमत से किसी साझेदार को निकालने का निर्णय किया है तो वह निकाला भी जा सकता है। धारा 33(1) इसका वर्णन करती है। अलग किए गए साझेदार को लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार, यदि साझेदार को फर्म से अलग कर दिया गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो तो ऐसे साझेदार को या उसके उत्तराधिकारी को उसके हिसाब किताब का निपटारा अगर नहीं किया गया है तो फर्म के लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने और शेष हिसाब पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज पाने का अधिकार है, धारा 37 में। प्रतियोगी व्यवसाय का अधिकार, धारा 36(1) कहती है, इसके अपवादों को जो छोड़ दें, इनमें ये बताया गया है कि साझेदार प्रतियोगी व्यवसाय नहीं कर पाएगा, तो उसके जो अपवाद हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो फर्म से अलग हुए साझेदार को प्रतियोगी व्यवसाय करने का अधिकार है, बशर्ते इसके विरुद्ध कोई अनुबंध ना हुआ हो। धारा 36 में इस बात का वर्णन है। धारा 36(1) ये कहती है कि अगर फर्म से जो साझेदार अलग हुआ है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विपरीत में अनुबंध नहीं है कि वह व्यक्ति ऐसा कोई प्रतियोगी व्यापार नहीं कर पाएगा, तो वो फर्म का नाम का प्रयोग किए बिना, अब फर्म को व्यवसाय चलाने वाले के रूप में प्रस्तुत किए बिना, फर्म के ग्राहकों को तोड़ने का प्रयास किए बिना अगर वह कोई व्यवसाय करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये कुछ ऐसे अधिकार रहे जो परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय थे। अधिकारों के बाद अगर संबंधों का निर्धारण करते हैं तो कर्तव्यों से होता है। तो कर्तव्य जान लीजिए, ये भी अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय दो तरह के हैं। अपरिवर्तनीय कर्तव्य क्या हैं? देखिए, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। अब आप शायद इस बात को समझ पाए होंगे। ये कर्तव्य वे हैं जिनका पालन करना प्रत्येक साझेदार के लिए अनिवार्य होता है। इन्हें आपसी अनुबंध द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। अनिवार्य कर्तव्य इसीलिए इन्हें कहा जाता है। पहला है अधिकतम सामान्य हित के लिए कार्य करना। साझेदारी कारोबार पारस्परिक विश्वास और सहयोग पर आधारित होता है। अतः प्रत्येक साझेदार का कर्तव्य है कि वह आपसी व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन अधिकतम सामान्य लाभ के लिए करे। प्रत्येक साझेदार को व्यक्तिगत हित को महत्व न देकर सामान्य हित को महत्व देना चाहिए। ये धारा 9 में इस कर्तव्य का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण और विश्वसनीय रहना। साझेदारी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वह एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण यानी जस्ट रहे और निष्ठावान यानी कि फेथफुल बना रहे। धारा 9, ठीक हिसाब देना। प्रत्येक साझेदार का कर्तव्य यह है कि वह साझेदारी व्यवसाय का ठीक हिसाब रखे। यदि कोई साझेदार या उसका उत्तराधिकारी हिसाब
कि पुस्तकों का निरीक्षण अथवा उनके किसी भाग की नकल लेना चाहे तो ऐसा करने में उसकी सहायता करे। धारा 9, व्यवसाय संबंधी सही सूचनाएं देना। प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का एजेंट होता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह व्यवसाय की सभी सूचनाएं अन्य साझेदारों को प्रदान करे। धारा 9, कपट द्वारा हुई हानि की क्षतिपूर्ति करना। यदि किसी साझेदार से कोई कपट हुआ है या उसने जानबूझ के किया है और ऐसा होने से फर्म को अगर कोई हानि हो गई है तो उसकी क्षतिपूर्ति देना उसका कर्तव्य है। ये उसका कर्तव्य भी होगा और उत्तरदायित्व भी। धारा 10, ये सब अनिवार्य कर्तव्य थे। परिवर्तनीय कर्तव्य वेरिएबल ड्यूटीज़ वो हैं जिन्हें अनुबंध से परिवर्तित किया जा सकता है। अगर अनुबंध नहीं है तो साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए निम्नलिखित कर्तव्य। पहला, बिना पारिश्रमिक के कार्य करना। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में किसी भी साझेदार को व्यवसाय के संचालन के कार्यों के लिए पारिश्रमिक लेने का अधिकार नहीं है। 13A, हानि को बांटना। प्रत्येक साझेदार लाभ में से हिस्सा पाने का अधिकारी तो है, उसी प्रकार यह भी उसका कर्तव्य है कि अगर फर्म को हानि हुई है तो उसमें भी बराबर हिस्सेदारी करे। 13B, जानबूझकर की गई लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति देना। 13F, फर्म की संपत्ति का फर्म के लिए प्रयोग करना, निजी उपयोग में न लेना। धारा 15, व्यक्तिगत लाभ का हिसाब देना। यदि किसी साझेदार को साझेदारी फर्म के किसी सौदे से अथवा फर्म की संपत्ति से या फर्म के नाम का प्रयोग करके कोई निजी लाभ हुआ है तो उसका कर्तव्य है कि वह लाभ का हिसाब और लाभ को फर्म को सुपुर्द कर दे। धारा 16A, प्रतियोगी व्यवसाय से प्राप्त लाभ का हिसाब देना। यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म के व्यवसाय से मिलता जुलता कोई व्यवसाय कर रहा है और उसे ऐसे व्यवसाय से उपार्जित लाभ और उसके हिसाब को फर्म को देना ही होगा। 16B, फर्म के गठन में परिवर्तन के बाद कर्तव्य। फर्म के गठन में परिवर्तन होने पर पुनर्गठित फर्म में साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वे वही रहेंगे जो परिवर्तन के पहले थे। धारा 17E, लेकिन अगर साझेदार अनुबंध कर लें तो बिल्कुल भी बदला जा सकता है, क्योंकि ये परिवर्तनीय कर्तव्य हैं जिन्हें आप इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर बात आती है अतिरिक्त उपक्रम करने पर कर्तव्य। यदि कोई फर्म पूर्व निश्चित उपक्रम अंडरटेकिंग के स्थान पर अतिरिक्त रूप में कोई उपक्रम करती है तो साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य वही रहेंगे जो मूल उपक्रम के संबंध में थे। 17C, अधिकार तथा हितों का हस्तांतरण न करना। कोई साझेदार साझेदारी फर्म के अपने अधिकारों और हितों को किसी अन्य के पक्ष में हस्तांतरित नहीं कर सकता है, क्योंकि साझेदारी का निर्माण आपसी विश्वास और सद्भावना पर ही आधारित होता है। अधिकारों की सीमा के अंदर काम करना। प्रत्येक साझेदार को अपने स्पष्ट या गर्भित अधिकारों के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गोपनीयता बनाए रखना। फर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गोपनीय होती हैं, उन्हें गोपनीय बनाए रखने की ही आवश्यकता होती है। साझेदारों के तीसरे पक्षों के संबंध अगर हम देखना चाहें तो कौन कौन से गर्भित अधिकार हैं साझेदारों के, इन्हें हम जानें। इम्प्लीड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इसे बोला जाता है। क्या होते हैं ये, थोड़ा सा कोशिश करेंगे जानने की और समझने की। देखिए, किसी साझेदार द्वारा फर्म को बद्ध करने के अधिकार को गर्भित अधिकार या अनुमानित अधिकार बोलते हैं। फर्म को बद्ध करना मतलब अगर किसी भी साझेदार ने किसी तीसरी पार्टी से, थर्ड पार्टी से कोई बातचीत कर ली, कोई अनुबंध कर लिया, तो उससे वो फर्म को बाउंड कर सकता है। यही अधिकार गर्भित अधिकार या अनुमानित अधिकार कहलाते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 19(1) कहती है कि साझेदार का वह अधिकार जिसके द्वारा वह अपने कार्यों से फर्म को बाध्य करता है गर्भित अधिकार कहलाता है। यूँ कह लें कि साझेदारों के तीसरे पक्षकारों के प्रति जो संबंध होते हैं और जिनसे फर्म प्रभावित होती है उन्हें साझेदारों के गर्भित अधिकार बोलते हैं। दरअसल साझेदार फर्म का स्वामी भी है और एजेंट भी। एक साझेदार अपनी फर्म का स्वामी और अभिकर्ता दोनों होता है। स्वामी या प्रधान के रूप में वह फर्म की ओर से किए गए कार्यों के लिए बाध्य होता है, जबकि अभिकर्ता के रूप में वह अपने कार्यों से फर्म को बद्ध कर सकता है, यानी कि बाउंड कर सकता है। इस प्रकार स्वामी की हैसियत से फर्म के सभी कार्यों का उसका उत्तरदायित्व होगा और एजेंट की हैसियत से वह जो भी कार्य करता है उसका दायित्व अन्य साझेदारों पर समान रूप से लागू होगा, यानी कि फर्म पर लागू होगा। सभी साझेदारी फर्म को बद्ध करने वाले इसी अधिकार को आप अनुमानित गर्भित अधिकार बोलते हैं, यानी कि इम्प्लीड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स बोलते हैं। इसी के अंतर्गत एक साझेदार फर्म का स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। गर्भित अधिकार के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, इन्हें ध्यान से सुन लें।
इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो क्या है? सबसे पहली बात है प्रत्येक कार्य फर्म के नाम से करना। प्रत्येक साझेदार को फर्म के कार्य फर्म के नाम से ही करने चाहिए। यदि कोई साझेदार किसी व्यवहार को व्यक्तिगत नाम से करता है तो उसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, न कि फर्म को बद्ध करने की इच्छा। प्रत्येक साझेदार को इस ढंग से कार्य करना चाहिए जिससे वह फर्म को बाध्य कर सके, जिससे उसकी स्पष्ट या गर्भित रूप से फर्म को बद्ध करने की इच्छा प्रकट होती हो। सीमा के अंतर्गत कार्य। फर्म के लिए जो भी कार्य किया जाए वह साझेदारों के अधिकार की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। यदि कोई साझेदार इस सीमा से बाहर कोई कार्य करता है तो फर्म उसके लिए केवल उसी दशा में उत्तरदायी होगी जबकि तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाए कि तीसरे पक्ष को जिसके साथ व्यवहार किया गया है इस सीमा का ज्ञान ही नहीं था। एजेंट के रूप में कार्य करना। जो एजेंट है, जो साझेदार है वो एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। जब भी वो कोई कार्य करे तो यह प्रकट होना चाहिए कि वह अन्य साझेदारों के एजेंट के रूप में अनुबंध कर रहा है या व्यवहार कर रहा है तीसरे पक्ष से। अब बात करें कि गर्भित अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला वह फर्म के व्यवसाय से संबंधित माल क्रय कर सकता है, फर्म का माल बेच सकता है, फर्म के देनदारों से भुगतान प्राप्त करके फर्म की ओर से रसीद दे सकता है, फर्म के खाते से चेक या बिल का भुगतान कर सकता है, बिल स्वीकार भी कर सकता है, फर्म की साख या संपत्ति पर धनराशि उधार ले सकता है, फर्म के व्यवसाय के लिए कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, फर्म के नाम से अन्य पक्षों से फर्म की संपत्ति की जमानत पर ऋण ले सकता है, अन्य पक्षकार द्वारा फर्म के ऊपर चलाए गए मुकदमे से फर्म की रक्षा करने के लिए वकील नियुक्त कर सकता है। गर्भित अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं। धारा 19(2) कहती है कि व्यवसाय की किसी प्रतिकूल प्रथा या रूढ़ि के अभाव में एक साझेदार अपने गर्भित अधिकारों के अंतर्गत निम्न कार्य नहीं कर पाएगा। पहला, फर्म के व्यवसाय से संबंधित किसी विवाद को पंचायत के सुपुर्द नहीं कर सकता। पंचायत यानी आर्बिट्रेशन। और फर्म की ओर से अपने व्यक्तिगत नाम में बैंक में खाता नहीं खोल सकता। एक और जो काम वह नहीं कर सकता है वह है फर्म द्वारा किए गए किसी दावे या दावे के किसी भाग का समझौता नहीं कर सकता और ना ही उसे वह छोड़ सकता है। जैसे फर्म ने कोई क्लेम किया है और वो चाहे कि उसे छोड़ दे या उसका कोई हिस्सा ले ले, एक्सेप्ट कर ले, ऐसा वह नहीं कर पाएगा। फर्म की ओर से चलाए गए किसी मुकदमे या कार्रवाई को वापस नहीं ले सकता। फर्म के विरुद्ध चलाए गए किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई दायित्व तो अकेले स्वीकार नहीं कर सकता। फर्म की ओर से कोई अचल संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। फर्म की किसी अचल संपत्ति को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। वह फर्म की ओर से किसी अन्य साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता। साझेदारों के जो गर्भित अधिकार हैं उनका विस्तार या उन्हें प्रतिबंधित करना। देखिए, एक फर्म के साझेदार पारस्परिक अनुबंध द्वारा किसी साझेदार के गर्भित अधिकारों को बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। ऐसी व्यवस्था ऐसा अनुबंध साझेदारों के आपसी संबंधों पर ही लागू होगी तथा तीसरे पक्षकार के फर्म को उत्तरदायी बनाने के अधिकार को साझेदार आपसी अनुबंध द्वारा न तो कम कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। यदि किसी फर्म के साथ व्यवहार करने से पहले ही तीसरे पक्षकार को ऐसे अनुबंध का ज्ञान हो जाए जिसके द्वारा साझेदार के गर्भित अधिकार को सीमित किया गया है, तो वह किसी व्यक्ति के बारे में या जानकारी नहीं रखता है कि वह फर्म में साझेदार है, तो ऐसे व्यक्ति से व्यवहार करने पर तीसरा पक्षकार साझेदारों के गर्भित अधिकारों के अधीन ही फर्म को बाध्य करने की स्थिति में नहीं होगा। धारा 20। मुझे लगता है कि ये बात इतनी कठिन नहीं है, आप समझ जाएंगे। बात कर लेते हैं अधिकारों और कर्तव्यों के बाद दायित्वों की। देखिए, कर्तव्य और दायित्व में एक अंतर होता है। जो कर्तव्य होते हैं अगर वो ना किए जाएं तो बहुत बार लीगल एक्शन के पात्र नहीं होते हैं, लेकिन दायित्व अगर निर्वहन न किए जाएं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। साझेदारी और फर्म के प्रत्येक साझेदार का तीसरे पक्षकार के प्रति व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से एक दायित्व होता है। यह दायित्व साझेदारों के ऐसे कार्यों के लिए है जो किसी साझेदार ने स्पष्ट या गर्भित अधिकार के अंतर्गत किया है। साझेदार द्वारा किए गए ये कार्य फर्म के कार्य कहलाते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932, इसमें साझेदारों के दायित्वों का वर्णन धारा 23 से 27 के मध्य किया गया है। साझेदार द्वारा की गई स्वीकृतियों के लिए फर्म का दायित्व। देखिए, फर्म के व्यवसाय के संबंध में किसी साझेदार द्वारा की गई स्वीकृति या प्रतिनिधित्व से फर्म बाध्य होती है। धारा 23 यह प्रावधान करता है कि फर्म के व्यवसाय के लिए सभी साझेदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अपवाद इसका ये है कि यदि स्वीकृति या प्रतिनिधित्व
साझेदार के गर्भित अधिकार के बाहर हैं तो फर्म का इसके लिए कोई दायित्व नहीं होगा, और अगर ऐसा अनुबंध हुआ है तो ही ये बात लागू होगी। कार्यकारी साझेदार को दी गई सूचना का प्रभाव। यदि किसी साझेदार को दी गई सूचना जो प्रायः फर्म के व्यवसाय के लिए कार्य करता है, फर्म को दी गई सूचना के समान ही मानी जाएगी, किंतु किसी साझेदार द्वारा या उसकी सहमति से कपट किए जाने पर ऐसा नहीं होगा। धारा 24। यह व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि एजेंसी के संबंध में एजेंट को दी गई सूचना प्रधान को दी गई सूचना के समान ही मानी जाएगी। फर्म के कार्यों के लिए दायित्व। साझेदार का दायित्व। प्रत्येक साझेदार फर्म के ऐसे कार्यों के लिए जो उसके साझेदार रहते हुए किए जाते हैं, अन्य सभी साझेदारों के साथ संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है। धारा 25। इस बात को ज़रा सा समझ लीजिए कि ऐसे दायित्व को साझेदारों का संयुक्त और पृथक दायित्व कहा जाता है। संयुक्त व पृथक दायित्व से तात्पर्य है कि फर्म का लेनदार यानी कि ऋणदाता अपने ऋण की वसूली के लिए सामूहिक रूप से सभी साझेदारों पर और अथवा व्यक्तिगत रूप से एक साझेदार पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। वैसे ऋणदाता के हित में यही होता है कि वह साझेदारों पर सामूहिक रूप से मुकदमा चलाए। यदि ऋणदाता किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करके उससे अपने ऋण की वसूली कर लेता है तो अन्य साझेदार ऋणदाता के प्रति तो अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, किंतु उनका भुगतान करने वाले साझेदार के प्रति उनका दायित्व बना रहता है, क्योंकि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। संक्षेप में, यदि फर्म की संपत्ति फर्म के दायित्व के भुगतान के लिए अपर्याप्त है तो साझेदारों की निजी संपत्ति से संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से ऋण राशि की वसूली की जाती है। साझेदार के दोषपूर्ण कार्यों के लिए फर्म का दायित्व। देखिए, जब फर्म के व्यवसाय के साधारण संचालन में या अन्य साझेदारों से प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी साझेदार के दोषपूर्ण कार्य या भूल से किसी तीसरे व्यक्ति को कोई हानि या जुर्माना या दंड देना पड़े तो ऐसी दशा में फर्म उसी सीमा तक उत्तरदायी होती है जिस सीमा तक इस दोषी साझेदार को स्वयं उत्तरदायी पाया जाता है। धारा 26 में इसका वर्णन है। कपटपूर्ण व्यवहार की दशा में फर्म का दायित्व क्या होगा। यदि कोई साझेदार फर्म की ओर से तीसरे पक्षकार से छल या कपटपूर्ण व्यवहार करता है तो तीसरे पक्षकार को हानि होती है तो ऐसी हानि के लिए फर्म उत्तरदायी होगी। कपट के उल्लंघन की कर्तव्य के उल्लंघन में अगर कोई उसकी वजह से अगर कोई दायित्व हो, यदि किसी साझेदार द्वारा कर्तव्य या नियम का उल्लंघन किया जाता है जिससे तीसरे पक्षकार को अगर हानि होती है तो ऐसी फर्म ऐसी हानि के लिए उत्तरदायी होगी। दोनों प्रकार की हानियों के लिए फर्म उत्तरदायी होती है। पाँचवा आता है साझेदारों द्वारा धनराशि या संपत्ति के दुरुपयोग के लिए फर्म का दायित्व। यदि साझेदार अपने स्पष्ट अधिकार के अंदर कार्य करते हुए तीसरे पक्षकार से धनराशि या संपत्ति प्राप्त करता है और उसका दुरुपयोग करता है, फर्म की देखभाल में रखी गई धनराशि का संपत्ति का कोई अगर दुरुपयोग करता है तो फर्म इस प्रकार की हानि की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होती है। साझेदार के दिवालिया होने पर दायित्व। यदि किसी तिथि को साझेदार दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, उस तिथि से वह फर्म का साझेदार नहीं रहेगा, चाहे फर्म का विघटन किया जाए या ना किया जाए। धारा 34(1). यदि साझेदारी संलेख में कोई विपरीत व्यवस्था ना हो तो सामान्यतः किसी साझेदार के दिवालिया घोषित होने जाने पर फर्म का भी समापन हो जाता है। यदि किसी साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर साझेदारों के बीच अनुबंध होने के कारण फर्म का समापन तो नहीं होता तो दिवालिया घोषित किए जाने की तिथि से फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति उत्तरदायी नहीं होती है, और न ही फर्म दिवालिया व्यक्ति द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने की तिथि के बाद किसी भी उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए न ही फर्म उत्तरदायी होगी। 34(2). अंतिम बात है कि साझेदार की मृत्यु होने पर दायित्व। साधारणतया किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर फर्म का विघटन हो जाता है, किंतु साझेदारी अनुबंध में विपरीत व्यवस्था होने पर यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर भी फर्म का व्यवसाय चालू रहे तो मृतक साझेदार की संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद होने वाले फर्म के किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं होगी। यदि किसी साझेदार की मृत्यु के बाद साझेदारी समाप्त हो जाती है तो शेष साझेदारों को इसकी सार्वजनिक सूचना देनी होती है, अन्यथा अन्य पक्षकारों के प्रति वे फर्म के कार्यों के लिए तब तक उत्तरदायी होंगे जब तक सार्वजनिक रूप से वो सूचना नहीं देते हैं। किसी मृतक साझेदार की संपत्ति साझेदारी के दायित्व से मुक्त हो जाती है। तो ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। आज आप सभी लोग इस चैप्टर से जिन प्रश्नों को हल करेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे साझेदारों के अधिकार कौन कौन से हैं। अधिकार दो प्रकार के हैं, एक तो अपरिवर्तनीय अधिकार और दूसरा परिवर्तनीय अधिकार। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आएगा, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के कर्तव्य क्या क्या हैं। ये अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय दोनों होंगे, ठीक है।
उसके बाद में आप तीसरा प्रश्न लिखेंगे, साझेदारों के गर्भित अधिकारों से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि साझेदारों के तीसरे पक्षों के से किस तरह के संबंध होते हैं। तो ज़्यादातर ये प्रश्न इस रूप में पूछा जाता है कि साझेदारों के गर्भित अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप ये वर्णन करना यहाँ से शुरू करेंगे और इसमें प्रमुख बात यह है कि गर्भित अधिकार वही है कि साझेदार फर्म का स्वामी भी है और एजेंट भी है। इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं और अधिकार कौन कौन से हैं ये भी यहाँ पर लिखा गया है। तो आपका ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बनेगा कि साझेदारों के गर्भित अधिकारों से आप क्या समझते हैं, साझेदारों के गर्भित अधिकार के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, कौन कौन से गर्भित अधिकार होते हैं और इनकी क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, फिर आता है साझेदारों के दायित्व कौन कौन से हैं। ये नया प्रश्न है, साझेदारों के दायित्व कौन कौन से हैं। आप बताएंगे कि धारा 23 से 27 में इनका वर्णन है और इन समस्त दायित्वों का आज आपको वर्णन करना है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद आप जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं इनका अभ्यास करें और देखें कि आपने कितने सही कर लिए। निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का भी अभ्यास करके देखें। जो प्रश्न आपसे गलत हो गए हों कृपया उन्हें भी अपने नोट्स का हिस्सा बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसमें इसका मतलब कि कन्फ्यूजन कुछ न कुछ है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।